पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जैसा ट्रांसफर होता है, तो क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जैसा ट्रांसफर हो रहा है तो बच्चा ऑब्वियसली पेरेंट जैसा लगेगा। लेकिन जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में बच्चा बिल्कुल पेरेंट जैसा होता है, वहां पे चेंजेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल भी अगर चेंजेस आप सोचो तो नहीं होते। तो सबसे पहले आप देखो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी फिजन इज वेरी सिंपल, सबको पता है। मैंने आप लोगों को उसमें आप लोगों को समझाया था बाइनरी फिजन के अंदर, पूरा समझा ही दिया था माइटोसिस। तो बाइनरी फिजन एवरीबॉडी नोज देयर इज दिस पेरेंट एटम, देयर इज दिस पेरेंट एटम और वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर में। इसका एक एग्जांपल लिख लो, अमीबा। अमीबा गोज बाय बाइनरी फिजन। हाँ, और तमाम हो सकते हैं, बट अमीबा डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, देखो इसमें एक एग्जांपल बाइनरी फिजन का पैरामीशियम क्या जाता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम आ जाता है, लीशमेनिया आ जाता है। ठीक है, लीशमेनिया क्या करता है, आपको करता है काला आजार फीवर। काला आजार फीवर ये एनसीईआरटी की टर्म से बेटा ये याद रखिए। लीशमेनिया जो होता है इट कॉजेस काला आजार फीवर। ठीक है, अमीबा कैन कॉज यू डिसेंट्री। तो मैं बार बार बोलती हूँ, वो जो तुम सड़क का जो खाते हो ना, क्या कहते हैं, गोलगप्पे, अमीबा हो सकता है, तो डिसेंट्री हो सकती है, समझ रहे हो, तो ना खाएं। तो बाइनरी फिजन से अमीबा हमारी बॉडी में आ सकता है और डिवाइड कर सकता है। देन यू गॉट मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन करता है प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन करता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, कौन है प्लाज्मोडियम? अगर प्लाज्मोडियम मेरी बॉडी में घुस जाए बेटा तो प्लाज्मोडियम कैन कॉज मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, आपको पता होगा कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है, और क्या होता है, बोलो, वायरस होता है ना, चार तो ये मुझे पता है, और भी कुछ होता होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। क्या है, तो प्रोटोजोआ अगर ये मेरी बॉडी में घुस जाए तो ये हमें कॉज करेगा मलेरिया। बात समझ में आ रही है सबको? बोलो, तो ये कैसे डिवाइड करता है? ये डिवाइड करता है या ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन। डू यू अंडरस्टैंड हाउ डज इट डू इट? जस्ट अंडरस्टैंड। वहां जैसे देखिए बाइनरी में बाई का मतलब होता है टू, ऐसे ही मल्टीपल फिजन में इसका मतलब होता है एक से कई सारे बनते हैं। तो वो एक सिंगल शॉट में नहीं बनते बेटा, एक सिंगल शॉट में नहीं बनते। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक मेन सेल है, पेरेंट सेल, समझ रहे हो, ये पेरेंट सेल है। तो ये मल्टीपल फिजन ना ये एक दिन में नहीं होता। आपने देखा होगा मलेरिया के सिम्टम जो आपको आते हैं, वो मलेरिया के सिम्टम मान लो शुरुआत में से फीवर होगा, फिर उसके बाद आपको 4-5 हफ्ता 10 दिन तक तो ये लगेगा कि यार, हाँ जी मैम प्लाज्मोडियम के आगे आपने क्या लिखा है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, हाँ प्रोटोजोआ। तो आप ये देखो कि 10 हफ्ता भर में तो आपको सिर्फ फीवर आएगा, पता भी नहीं चलेगा मलेरिया। उसके बाद यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके मलेरिया है, क्योंकि आपको फिर शिवरिंग होनी शुरू होगी, ठंड गर्म होना शुरू होएगा। तो इन चीजों से आपको पता चलता है कि भाई मलेरिया हो गया। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल फिजन की जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम कैसे करता है, मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। कैसे करता है, ये थोड़ी सी लॉन्गर प्रोसेस है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हफ्ते भर तक के अंदर आपको सिर्फ फीवर आ रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है और आपको पता है कि आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम घुस चुका है, तो ये हफ्ते भर के अंदर के बाद तुरंत आपको सिम्टम निकल के आता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान वो डिवाइड कर रहा है, अंदर जाके डिवाइड कर रहा है। तो कैसे डिवाइड कर रहा है कि भाई मान लो उसका एक न्यूक्लियस था, तो वो हमने क्या पढ़ा था बाइनरी फिजन में कि पहले एक न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, जब ये बड़ा हुआ तो एक टाइम के बाद इसने डिसाइड किया कि डिवाइड कर दो। सिमिलरली साइज बड़ा हुआ, साइज बड़ा हुआ, न्यूक्लियस भी बड़ा हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल भी इसके अंदर धागे वाला था। अब ये डिवाइड करने की सोचेगा, तो मान लो
1 से 5 बनने हैं, मल्टीपल में 1 से 2 नहीं बनते, 1 से 5 बनते, 1 से 10 बनते। तो ये क्या करेगा, इसके जो ये मान लो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्रोमैटिन मटेरियल होता है धागा, और जब वो सेल डिवीजन के दौरान आ जाता है तो वो क्या कर देता है, क्या बन जाता है ये बताइएगा? हाँ, ये रॉड शेप बन जाता है, क्योंकि ये आपका जो धागा लिपट जाता है, सिखाया था ना सारा मैंने। तो ये आपका क्रोमोसोम हो गया। अब क्या होता है, ये क्रोमोसोम हमने पढ़ा था, ये अपने आप को खोलता है, रेप्लिकेट कैसे करता है, खोलता है, और अपनी एक चेन है ना डीएनए, तो ये अपनी चेन खोल लेता है, और एक से ही ऐसे 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 से बन जाता है, फिर ये ऐसे ऐसे बनता है। तो ये एक रेप्लिकेशन है कि यहाँ से हट के 2 डीएनए हो गए। फिर जब ये डीएनए बन गया तो अंदर ही अंदर यही डीएनए फिर से खुलेगा और ये 2 और बना लेगा। तो आप बताओ, 1 से पहले 2 बने, 2 से फिर 4 बने, तो ये अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर कुछ टाइम के अंदर 1 रेप्लिकेशन, फिर 2 रेप्लिकेशन, फिर 3 रेप्लिकेशन, कई बार रेप्लिकेशन ऐसे होती है। उसके बाद जाके फिर जब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हो गए 5-10, मान लो 1 से 1, मान ले कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, कहने का मतलब समझ, जैसे इंसानों की स्पीशी है ना, तो इंसानों की स्पीशी में मान लो 22 या 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे रैबिट्स के अंदर हो सकता है कहीं पे 60 हो जाए, मतलब एक सेल में 60 क्रोमोसोम हो जाए। मान लो सुअर है तो सुअर के अंदर शायद से मान लो 50 हो जाए। तो हर स्पीशी में क्रोमोसोम नंबर अलग रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है, सबका अलग अलग होता है, वो हमें याद नहीं करना। अभी मैं ये डिस्कस करूंगी, तुम हमें डाउट्स लिख जो कह सकते हो हम कल डिस्कस करेंगे, पढ़ा दे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका जो यहाँ पे मल्टीपल डिवीजन हुआ वो आपके न्यूक्लियस में हुआ। अब आपका न्यूक्लियस टूट जाएगा और अलग 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 क्रोमोसोम हो गए, उनके चारों तरफ अब पहले न्यूक्लियस मल्टीपल बनेंगे, और फिर ये मेन सेल अपने साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, अपने साइटोप्लाज्म को हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ लपेट देगा। तो अगर हर एक के चारों तरफ लपेट देगा, इसका क्या मतलब है बताओ? ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी मल्टीपल फिजन। तो ये आपका पेरेंट सेल डिवाइड हो गया और ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गए भाई कई सारे, तो ये हो गया मल्टीपल फिजन। समझ पा रहे हो? बहुत ही सिंपल लॉजिक है, पर आपको मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ये बात का ध्यान रखिएगा, हर स्पीशी में एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सबका अलग अलग होता है। रैडिश अगर ले लो मूली, और कैरेट ले लो गाजर, है ना, तो जो इनका भी अगर आप देखोगे एक सेल प्लांट सेल तो होगा इनमें, तो क्या इस प्लांट सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा? होगा। तो क्या उसमें क्रोमोसोम्स नहीं होंगे क्रोमैटिन मटेरियल? बिल्कुल होगा। भाई एक गाजर से दूसरी गाजर आ रही है, कैसे आ रही है सोचो। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे सेल डिवीजन सब में होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल। तो एनिमल्स की स्पीशी में कुत्ते के क्रोमोसोम एक सेल के अलग हैं, बिल्ली के अलग हैं, सुअर के अलग हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, सुअर को सुअर ही बोलेंगे, फिर बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ? कोई दिक्कत है इसके अंदर बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल विजन। ठीक है, समझ आया? तो ये कौन करता है? वेरी कॉमन एग्जांपल क्लास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है स्पोरेंजियम। देखो स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन करता है हर टाइप का फंगस, हर टाइप का ईस्ट इज आल्सो काइंड ऑफ फंगस। ऑलराइट, तो आप देखिए क्या करिए। तो मान लो मैंने आपको क्या किया, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? तो आप लोगों का तो डेट शीट आ गया अभी, 26 अप्रैल से स्टार्ट है, 26 अप्रैल 22 अप्रैल 26 अप्रैल। तो अब क्या करोगे यार, मैं तो बता दूंगी फरवरी में से, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी। अब जो भी करना है टेस्ट दे जाके, ज्यादा नहीं 10 मार्च या ज्यादा करोगे तो मार्च। अप्रैल में 26 दिन क्या करोगे तुम लोग? मैं टेस्ट सीरीज रखूंगी, टेस्ट दे देना तुम्हारा, ठीक है। चलो तो स्पोर फॉर्मेशन की बात करो, बोलो। तो हर टाइप का फंगस स्पोर फॉर्मेशन शो करता है, ठीक बात है। हर टाइप का फंगस स्पोर फॉर्मेशन शो करता है।
कैसे करता है मुझे बताओ, आप लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन या फंगस का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ देखा है? बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताती हूँ। हाँ मैम, ईस्ट का तो कहीं पे भी देख लेते हैं, गर्म पानी में डाल देंगे तो फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ ब्रेड पे, ब्रेड मैं तुमको बताती हूँ चीज में। अच्छा चलो वो तो तुम डालते हो ईस्ट लेके, एक्टिवेटेड ईस्ट तुम लेके आते हो और तुम डालते हो अपने हवाले। मैं सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, खाने को सड़ने दो, ठीक है, तो तुम उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की व्हाइट कलर की लेयर देखोगे, वो ईस्ट, वो फंगस है। अचार ले लो, अचार के अंदर एक जानबूझ के गीली चम्मच निकाल डाल के निकाल लो, 4 दिन बाद और धूप में रख दो, 4 दिन बाद उसमें फंगस आ जाए। तो क्यों है? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द फंगस टू फॉर्म? सबसे पहला क्या है? एक तो वार्मथ, दूसरा मॉइस्चर, तो ये प्राइमरी चीज है। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज शुगर या किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा मीठा हो। अगर ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो फंगस की वहां पे ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप देखो हवा में बिल्कुल फंगस घूम रहा है, पर उसको वो, अब मान लो मेरी स्किन पे, अब मान लो कोई ऐसा इंसान है जो कई दिन तक नहाता नहीं है, पुराने कपड़े पहन लेता है, ठीक है, या कपड़े सूखे भी नहीं उसने ऐसे ही पहन लिए, तो क्या हो रहा है? धूप में घूम रहा है, पुराने सीले से कपड़े पहन लिए, तो क्या होगा? क्या होगा? बॉडी में फंगस आएगा कि नहीं आएगा? इन्फेक्शन। आप देखो जितने भी लोग धोबी घाट पे कपड़े धुलवाते हैं, आई विल टेल यू 99% जो पानी होता है ना वो ड्रेनेज वाटर होता है। फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तुम जिंदगी में कभी जाओ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तुमको। एक बार क्या हुआ, हॉस्टल में, ऑब्वियसली मैं कपड़े नहीं धोती थी, तो धोबी को दे दिया मैंने, इजी काम करने के लिए। धोबी धो के लाएगा, प्रेस भी करके देगा। भाई साहब कपड़े ऐसे सड़े हुए, इसमें गंदी स्मेल आ रही, कपड़े धुल के आए हैं वो, ठीक है, मैंने जिसको दिए होंगे ना उसमें परफ्यूम की स्मेल आ रही होगी उसको, और जब आए हैं तो ड्रेनेज की स्मेल, इतनी गंदी स्मेल। एंड देन एक बार मैं गलती से भूले बैठ के, मतलब देख के तो हूँ कहाँ पे धुलते हैं कपड़े, मैं पहुंच गई, आदत तो मेरी खराब है, मतलब हर चीज का पता करने का। मैं पहुंच गई वहां, देख रही यार इतना गंदा वो हॉल, और वहां पे ऐसा पानी, काले पानी से मैं धुल रही। तो कभी जिंदगी में मत देना, देखो तो। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे इन्फेक्शन एक्चुअली हुआ, तो मैं इसलिए पर्सनली बता रही हूँ, मेरे यहाँ पे पूरे हाथ में रिंगवॉर्म्स हो गए और खुजली 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 खुजली, पागल हो गई मैं, यार ये क्या हो रहा है, कपड़े धुलवा के पहन रही हूँ, प्रेस करवा के पहन रही हूँ। प्लस प्रेस होती थी तो वो पानी प्रॉपर्ली धोते नहीं थे, उसको सुखाते नहीं थे ढंग से, थोड़ा बहुत सुखाया, एक प्रेस मारी, अब वो सीले सीले से प्रेस हो गए। क्यों भाई? क्योंकि बाद में पानी ना छिड़कना पड़े तो गीले कपड़े प्रेस कर दो, तो वो अच्छी ग्रीस बन जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, बंदे की बॉडी में क्या आ गया? मॉइस्चर, मॉइस्चर है, गंदा पानी है, ऑफ कोर्स, देन वार्मथ है, राजस्थान में तो ऐसी गर्मी है। तो ये 3 कंडीशन जो है ये, और फिर क्या होता है, ये फुलफिल हो गए और हमें हो गया रिंगवॉर्म, फंगस, समझ लो। दूसरा बात मैं आपको बताती हूँ, हमारा जब स्वेट निकलता है तो स्वेट हैज सॉल्ट, शुगर, एवरीथिंग, तो ये भी था। तो इसीलिए तो जब जिम से आते हो तो कपड़े उतार के फेंक देने चाहिए। पैरों में देखो, जूते पहनते हो, पसीना आता है, वार्मथ है, सब है, मॉइस्चर है, पसीने है, तो ये सारी कंडीशन है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके चांसेस ये फंगस फंगस पकड़ने के ज्यादा रहते हैं, ठीक है, समझ में आई? अब ये क्या करता है, तो हवा में फंगस घूम रहे हैं, ठीक है, अब उसको मिलना है एक सरफेस, उसको एक सरफेस पे जाके बैठना है, जहां पे उसको ये तीनों कंडीशन मिल गई, फंगस वहां जाके बैठो। तो आप अगर एक्सपेरिमेंटली जबरदस्ती फंगस या ईस्ट उगाते हो, भूमि देखो समझ में आ रहा है एवरीबडी, ऋषभ, राइट? तो इसका मतलब आप ब्रेड को क्या करते हो, थोड़ा सा वार्म करते हो, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर डालते हो या मीठा पानी डाल देते हो, और ब्रेड में तो आपको पता ही चीनी डाली जाती है बनाते समय, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया, अब आपने उसको एक सरफेस दे दिया जहां पे ये तीनों कंडीशंस अवेलेबल है। अब फंगस आके इस पे बैठेगा, और फंगस क्या करेगा, पहले अपनी डंडी उगाए, समझ लो। तो फंगस को अगर आप देखो पास से तो वो ऐसा कोविड का वायरस जैसा होता है, तो ये एक डंडी अपनी इसमें फंसा देगा, कहाँ पे, जिस सर्विस उसको बैठना होता है वहां बैठ जाएगा, और ऊपर से ही फूल सा होता है, समझ रहे हो? इसके अंदर इसका ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसका जो है दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और ये जो होता है न्यूक्लियस। अब बाकी डिटेल तो आप आगे जो लोग आगे बायो लेंगे वो समझेंगे, बट ये न्यूक्लियस। अब इसके अंदर होती है स्पोर फॉर्मेशन, समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? तो एक बाउंड्री के अंदर पहले स्पोरेंजियम की स्पोरेंजियम पड़ा होता है,
और इसके अंदर बेटा एक न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है, जैसे मल्टीपल फिजन में करता है ऐसी एक न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है और इसके अंदर बन जाते हैं ये स्पोर्स। बहुत सारे बन जाते हैं ये स्पोर्स। स्पोर्स कुछ नहीं, जैसे मल्टीपल फिजन होता है ना, बस इसमें क्या है कि ये हाइफे है, हाइफे है। हाइफे मतलब वो डंडी जिसपे आपका ये गोला चिपक रहा है। बात क्लियर होगी? और ये पूरा जो इसका पूरा सरफेस है दिस इज स्पोरेंडियम। हाँ जी ओके, अच्छा इतनी बात समझ लगी, उस रूम में चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब आप ये देखो कि जब ये पूरा भर जाता है, सारे एक स्पोर से दूसरा स्पोर, तीसरा स्पोर, चौथा स्पोर बनते बनते इस गोले में भरता रहेगा, तो ये पूरा गुच्छा, ये पूरा जो ये है पंच, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड स्पोरेंडियम। इसके अंदर क्या है? एक स्पोर, ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर है। और जब ये पूरा भर जाता है और अपने मैक्सिमम साइज पे आता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और इसमें से सारे स्पोर फिर हवा में, तो फिर वो हवा में घूमने। तो इस तरीके से ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ मल्टीपल फिजन, बस फर्क इतना है कि स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस से फंगस ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो लिख लो 2-3 बातें इसके बारे में, लिख लो इसके अंदर। देखो देखो इन स्पोर फॉर्मेशन, spores are produced inside sporangium. Spores are produced inside sporangium. The spores nucleus divides several times. 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 And the cytoplasm surrounds each nucleus. A spore divides several times. A spore divides several times. The spore nucleus divides several times, and each nucleus gets surrounded by the cytoplasm. ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस जब टूटा मल्टीपल न्यूक्लियस में और सबके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आया, तो ये एक बना स्पोर, वन स्पोर। अब वो स्पोर हवा में घूम रहा है, फिर उसको ये तीनों कंडीशन मिल जाएंगी, फिर जाके वहां बैठ जाएगा, फिर अपनी डंडी उगाएगा हाइफे। तो ये कैसे होते हैं बताओ? ये फंगस जो होता है ये होता है नॉन मोटाइल, चलता नहीं है ये होता है नॉन मोटाइल। ठीक है जी, समझ पा रहे हो मेरी बात? मैम जब ब्रेड पे फंगस लगती है तो पहले ये एक व्यक्ति आते हैं, एक साथ कई सारे, ये कई सारे आ जाते हैं हवा में, जितने भी हैं आसपास तुम्हारे, तो वो सारे। इसीलिए मम्मी मना करती है ना कि गीली चम्मच नहीं डालो इसके अंदर। वो कहीं का भी अचार हो, तुम्हारी दादी नानी ने डाला हो या तुम बाहर से लेके आए हो, वो अचार खराब हो ही जाएगा। आप खुद सोचो, कई बार मेरे साथ ऐसा होता था स्कूल टाइमिंग पे, मैं मान लो गर्मियों की छुट्टियां शुरू होगी 1 मई को, तो 30 अप्रैल को या 31 अप्रैल को भाई मैं अपना टिफिन ही भूल जाती थी। फिर 2 महीने बाद टिफिन आया छुट्टियों के बाद, तो वो इतना सड़ा हुआ आता था क्योंकि वो डेस्क पे रह जाता था, तो हरा हरा, और मैं लेके भी आती थी और मैं साफ भी नहीं करती उसको, कहीं लाती सीधा, मम्मी को होती थी सीधा। तो वो उसमें पूरा फंगस फॉर्मेशन का मतलब एक्सपेरिमेंटली करके देखा, ये आप लोग भी कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात सबको? हाँ खुल गए तो तुम जाने दीजिए स्कूल के लिए, तो ठीक है तुम जानो। अच्छा तुम्हारे यूरो वाले में ऐसे कर रहे, बारी वालों को बुलाने के चक्कर में क्या लाइक की रिपोर्ट कर दो। हमारे चक्कर में यही कर रहे हैं, हम भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारा। अच्छा आप लोग चले जाओ यार, क्यों स्कूल वालों को दुखी कर रहा है? आप 200 में से 5-6 बच्चे आ रहे हैं, मैं ताकि क्या हमारे बच्चे स्कूल में से हमारी क्लास में एक नहीं आता, बाकी क्लास में 1-2 तो आते हैं हमारे। अच्छा जी, कैसे क्लास हो गई? इसके बाद भी डायरी ऑनलाइन का मोड लिख लो, राइजोबियम बैक्टीरिया अबेलिको लिखो, लिखो राइजोपस वायरस, हाँ
एक लो पेनिसिलिन। हाँ, तो ये सारे आपके फंगस हैं। आपने वायरस बोला था। हाँ सॉरी अरे मेरे दिमाग में राइजोबियम बैक्टीरिया चल रहा है वो। चलो समझ में आ गई बात। ठीक है चलो आगे एवरीबॉडी। दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। अब लिखो बडिंग। अब लिखो बडिंग। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। ठीक है, बडिंग में भी वही फंडा है, लेकिन बडिंग का क्या होता है? बडिंग में मान लीजिए ये हाइड्रा है। हाइड्रा कैसा होता है? ये ऐसा हाइड्रा होता है, ऐसा कुछ करो हाइड्रा। हाँ जैसा भी। अब ये हाइड्रा है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का हर एक का अलग अलग तरीका रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। फंडा ये है, आप सोचो हो तो यहाँ पे भी क्या रहेगी? सेल डिवीजन। बात समझो, हो तो यहाँ पे भी क्या रहेगी? सेल डिवीजन। एक हाइड्रा से एक नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे? देखो कि यहाँ के जो सेल्स है, मैं आपको ध्यान है वो एग्जांपल बता रही थी कि मान लीजिए मेरे हाथ पे कट लग गया, तो वहां पे 10 दिन बाद दोबारा सेल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरी स्किन वापस से रीजनरेट होएगी कि नहीं होगी? तो आप ये बताओ कि अगर इतना सा पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ के जो सेल्स है, ये एक सेल 2 में बन गया, वो 2 सेल फिर 2 बन गए, तो बढ़ रहे ना सेल। तो जब बढ़ रहे सेल तो वो कहाँ दिखेंगे? वो साइड में दिखेंगे। तो अगर इस हाइड्रा में से एक छोटा सा हाइड्रा निकला, तो वो कैसे निकला बेटा? ये छोटा सा हाइड्रा निकला तो वो कैसे निकला बताओ? कि इसके यहाँ वाले सेल्स ने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे हुए, ठीक है। और जब ऐसे हुए तो वो बर्ड बनती गई। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये बर्ड डिटैच हो जाती है, ठीक है। अगर वो डिटैच हो गई तो आप बोलोगे कि भाई एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन कब? जब ये फुल फ्लेजेड साइज में आ जाती है और ये अपना वजन लटकी नहीं रह सकती तो ये टूट जाती है, तो फिर एक नया हाइड्रा बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कोरल्स देखे आपने? कोरल्स, तो कोरल्स में क्या होता है? वो इससे बन गए, वो इससे बन गए, वो इससे बन गए। तो लोगों ने नहीं तो वाला चैप्टर पढ़ा है, क्या बोल सकते हैं वाला डाइवर्सिटी वाला चैप्टर 9 का नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने? उसके अंदर तुम लोग पढ़ते पॉलीफेराइज, मेरे ख्याल से पॉलीफेराइज टाइप से करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है कि एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये एक के ऊपर बर्ड बनती जाती है और वो उससे डिटैच्ड है। तो जब बर्ड तो बन गई पर वो उससे अटैच रही, तो आप बोलोगे दे एग्जिस्ट इन कॉलोनीज। नहीं तो वो डिटैच हो सकती, नहीं तो वो डिटैच भी हो सकती है। कैसे नो? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बताओ। तो ये हो गया बडिंग। तो लिखो बडिंग के अंदर 2-3 वर्ड लिखो बडिंग के अंदर, लिखिएगा। लिखो इन बडिंग, लिखो दिस इज द मोस्ट कॉमन। इफ समबडी आस्क्स यू कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन फिक्स हो गया फंगस के लिए। स्पोर फॉर्मेशन फिक्स हो गया फंगस के लिए, और कोई नहीं करेगा स्पोर फॉर्मेशन। और मल्टीपल विजन फ्री हो गया किसके लिए बताओ? प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ वगैरह के लिए, है ना। अमीबा वगैरह के लिए हो गया बाइनरी फिशन, छोटे छोटे के। लेकिन 99% आपको मिलेगा बडिंग कर। तो जितने भी अगर आपसे पूछे, हाँ प्लांट के छोटे छोटे पार्ट लगा दो, बिल्कुल, वो तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। पर ये बडिंग है। अब बडिंग में देखो क्या होता है। बडिंग एक मोस्ट कॉमन है, पहले तो ये इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ asexual reproduction. It is the most common form of asexual reproduction. दूसरा लिखो on the side of the organism, 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 several cells divide. Several cells divide into many cells. Several cells divide into many cells. And this leads to the formation of a small bud. And this leads to the formation of a small bud. And this leads to the formation. एक बार आप रिपीट करोगे क्या इसका? आपने क्या बताया इसमें मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद? हाँ मैं वही बता रही हूँ। मैंने लिखा several cells on the side. He is not in your norm. इसीलिए करने होगा, ठीक है? तुम लोगों के लिए नहीं करूँगी मैं। लिखो
Several cells on the side divide into multiple cells, and this leads to the formation of a small bud. And this leads to the formation of a small bud on the side of the hydra. ठीक है? और on the side of the organism जो कि reproduce कर रहा है by budding. फिर देखो, and therefore gradually with the cell division continues, and therefore as the cell division continues, and therefore as the cell division continues, ठीक है, therefore as the cell division continues, the bud enlarges till the time it becomes exactly of the same size as that of the parent. Till the time it becomes exactly of the same size as that of the parent. Okay, till the time it becomes exactly same as that of the parent. Okay, the bud may remain attached. The bud may remain attached to the parent and form colonies. The bud may remain attached to the parent and form colonies. Or the bud may remain attached to the parent and form colonies, and or it may get detached, or the bud may get detached. समझ में आ गई बात तुम लोगों को? ठीक है, तो जो पेरेंट होता है इसमें देखो क्या, दिस इज कॉल्ड मदर पेरेंट दिस टाइम. ठीक है, तो ये मदर सेल बोला जाता है इसको, बस छोटी सी बात है. नेक्स्ट लिखिएगा क्या बताओ तुमने पढ़ रखा है, तुमने नहीं जाती थी कौन सी क्लास में? 8 में पूरा पढ़ रखा है. प्लांट में पढ़, ग्राफ्टिंग वगैरह में पढ़ रखी है. ग्राफ्टिंग हमने 7 को देखा. अच्छा ठीक है, चलो अब लिखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. माइटोसिस मेरे ख्याल से नया था. माइटोसिस वाज न्यू टू ऑल ऑफ यू. रेप्लिकेशन वाज न्यू, है ना, वो पार्ट में. लिखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी कई सारे टाइप्स होते हैं. सबसे पहला तो आप सबको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कि किसी भी वेजिटेबल या प्लांट के पार्ट को लेकर एक नया पौधा उगाना. जैसे मनी प्लांट की एक डंडी पानी में या मिट्टी में उगा दो तो वो मनी प्लांट, एक और नया मनी प्लांट खड़ा हो जाएगा. रोज के साथ क्या है कि एक रोज की डंडी काट के लगा दो तो एक नया रोज उग जाएगा. तो यानी कि हर पार्ट में रूट्स बनाने की टेंडेंसी होती है. क्या हो गया? हाँ, इन सब में यही होता है. तो आप क्या करो, डंडी काट के लगा दो. तो कभी कभी आप उनकी स्टेम से यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू पेरेंट, और यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बाय द स्टेम ऑफ अ पेरेंट प्लांट. तो बाय स्टेम आप कर सकते हो. बाय लीव्स का बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम प्लांट, उसमें क्या होता है पता है? उसमें जैसे मान लो एक बड़ी सी पत्ती है तो उसके यहाँ पे भी छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई है. तो आप वो एक पत्ती को निकाल के उगा दो तो आप उसकी एक लीफ से पूरा ब्रायोफिलम प्लांट बना सकते हो. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि आप एक पेड़ की कोई हिस्से का इस्तेमाल करके आप नया पूरा ऑर्गेनिज्म उगा. जैसे आपने देखा आलू के ऊपर हमने कोई छोटे छोटे व्हाइट कलर के ट्यूबर्स बन जाते हैं जिसे आई भी बोलते हैं. तो वो जो ट्यूबर्स बन गए उसे काट के लगा दो, उससे आलू की वो पूरी चालू हो जाएगी बेल, मतलब जो ग्राउंड अंडरग्राउंड जो चलता है आलू के बनने फॉर्मेशन. तो बाय ट्यूबर्स भी हो सकता है, पर ये एक बेसिक मेथड है. और अब जो डिटेल में पढ़ोगे लिखो. तो सबसे पहले आपने पढ़ा बाय कटिंग द स्टेम. उसके अंदर एग्जांपल्स लिख लो. रोज मनी
प्लांट के शुगर केन, रोज मनी प्लांट शुगर केन, रोज मनी प्लांट शुगर केन, ठीक है। एक और लिख लो ग्रेप्स, मतलब जो ग्रेप वाइन होती है ना, आप लोगों ने गुच्छे देखे होंगे लटके हुए, अगर कहीं देखे तो उसकी भी डंडी काट के उगा दोगे तो उससे भी पूरा एक ग्रेप का वो पूरा पौधा उग जाएगा। तो ग्रेप्स, एक होता है फाल्सा, लिखो फाल्सा, PHALSA, फाल्सा। फाल्सा देखा किसने? फ्रूट होता है, फाल्सा इज अ फ्रूट, तो उसकी डंडी भी काटोगे तो उसका पेड़ उग जाएगा, समझ लो। तो लिख लो, खाया मैंने भी नहीं फाल्सा, हाँ ऐसे से कुछ सी जाती है, हाँ ऐसे कुछ होता है, ठीक है। खाया मैंने भी नहीं, मैंने देखा मैंने नाम अच्छा मुझे बताओ किसने ड्रैगन फ्रूट खाया? उसमें टेस्ट ही नहीं होता, फीका होता है, थोड़ा एक बार खाया। बहुत बेकार होता है। और रसभरी कितनों ने खाई? ये तो एक ही बार किया खाया तुमने अगली बार जो मैं वो रेडिश से रेडिश देखो तो कपिल शर्मा वाली बात है कि वो अपने टेबल पे एक ड्रैगन फ्रूट जरूर रखता है, वो हाई बजट दिखाता है अपना ना, ठीक है। और फॉरेन जाके उधर के एक्सोटिक फ्रूट भी खाए। हाँ अच्छा, अब क्या करें, देखो नहीं खाया मैंने भी नहीं, मैंने रसभरी खाई है एक बार, मैंने ड्रैगन फ्रूट खाया, मैंने तो टेबल पे देखी, कोई कपिल शर्मा शो पे टेबल पे देखी। अच्छा सबसे फाल्सा तो मैंने कभी नहीं खाया, सिर्फ सुना है मम्मी से। मुझे ये पता है संतरा होता है, किन्नू होता है, इनमें भी डिफरेंस ज्यादा नहीं पता, और किन्नू शायद बड़ा होता है, संतरा छोटा होता है। अच्छा अच्छा, काटने का डिफरेंस होता है, हाँ। और चलो ठीक है, इतना समझ आ गया सब लोगों को। एक सबसे घटिया फ्रूट होता है एवोकाडो, भगवान बनाया, और सब ऐसे बोलते हैं, किसी हीरोइन से पूछा तो बहुत डी हुई एवोकाडो, बहुत एवोकाडो, चलो यूएस में ज्यादा हैं क्यों और एक होता है तुम्हारा कौन सा मूंगफली का बटर, क्या होता है, पीनट बटर, वो तो बढ़िया के साथ खाओ, बेस्ट कॉम्बिनेशन। पीनट बटर जिंदगी में मैंने मतलब ये ब्राउन ब्रेड इंटरव्यू सुन के मैंने कहा यार आज नहीं लेके आऊं पीनट बटर के बर्गर, मैंने कहा ये कैसा बटर अजीब सा ही ठीक है, लगता है। मैं बता के गया फ्रिज में फेंक दिया, मैं इतना गंदा हो गया मैम बढ़िया है। मैं भी लाया 2 बार खाया, मैंने नहीं जिम वाले खाते लोग, मैम मैंने लाया 2 बार खाया, उसके बाद मेरे से खाया नहीं गया। चलो लेट्स गेट बैक टू, अरे आ जाओ। तो वेजिटेटिव, अबे सुनो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले क्या था, स्टेम से। स्टेम ने एग्जांपल लिख लिया, ग्रेप्स, फाल्सा, रोज, मनी प्लांट, शुगर केन। शुगर केन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, प्लांट का नाम दे देगा, पूछेगा बताओ बाय व्हिच मेथड डज इट रिप्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा लिखो बाय लीव्स, बाय लीव्स में लिखो ब्रायोफिलम, लिखो ब्रायोफिलम लिख दिया। इसमें एक और लिखो गार्लिक, कुछ पॉइंट्स लिखो सिर्फ, लिखो गार्लिक कॉमा ऑनियन, वाटर है सर, क्या हमारा बोलना वाटर हसा राइट, वो एस है या फिर एस है? HYACIN, ठीक है। बनाना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बायो ऐसी होती है, बनाना, ठीक है। कोलोकासिया, कासिया केसिया जो भी है, कोलोकेसिया, मैं तो नाम नहीं सुना, मैंने कभी देखा नहीं है, बाहर देखो नेट पे सर्च करो कोलोकेसिया, कोई अफ्रीका का प्लांट होगा,
ठीक है, कोलोकेसिया बनाना हो गया, लिखो नाम से बता सकते हो कोटे काला कोलोकेसिया। चलो लिखो लिखो they grow by underground modified stems, लिखिएगा they grow by underground modified नाम stems। अरब है और वो भी पता नहीं क्या है, आप खुद देखो किस चीज की तरह लग रहा है। अच्छा जमीन कैसी लग रही है, जमीन कैसी लग रही है, चलिएगा। तो ये अरे सुनो, अनियन हो गया, लहसुन हो गया, हिंदी में आ जाओ तो लड़कियां आ जाओ, अदरक हो गया, है ना। इन सबको क्या करो, इनको जमीन में गाड़ दो, अंडरग्राउंड स्टेम जमीन में गाड़ दो, इट इज अगेन गोइंग टू ग्रो बैक इनटू अ न्यू प्लांट। हाँ ये अच्छा है, समझ गए, जिंजर, ऑनियन, गार्लिक, और क्या हो गया, वाटर गैस, ये अपना बनाना, ठीक है, आगे चलो, ठीक है जी। अब ये हो गया, ट्यूबर से लिख लो, ट्यूबर से लिख लो, ट्यूबर से लिख लो, ट्यूबर से हमारा पोटैटो बस। गुआवा में क्या होता है, देखो गुआवा में उसकी जो रूट्स होती है ना, उसमें कुछ छोटे छोटे गोले से लगते हैं, उनको उठाओ और उनको उगा दो। गुआवा का पेड़ है, उसकी जो जड़ होती है, जड़ रूट के अंदर भी छोटे छोटे से गोले से होते हैं एवरीबॉडी। तो इनको भी अगर आप उगा दोगे जमीन में तो इट इज गोइंग टू ग्रो बैक इनटू अ शूट। तो इसमें लिखो, इसको लिखो, द बर्ड्स आर प्रेजेंट, लिखो द बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स, द बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स ऑफ गुआवा प्लांट, द बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स of guava plant. They can grow into leafy shoot. They can grow into leafy shoots. ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, ये तुमको याद करना है। अब देखो, अब हम करते हैं लेयरिंग। They can grow into leafy shoots, leafy shoot, shoot जिसमें पत्तियां लगी हो, leafy shoot। अब देखो लेयरिंग, लेयरिंग में क्या करते हैं, वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल, लेयरिंग कहाँ होती है मैं आपको बताती हूँ और कैसे होती है। मान लो, सुनो ध्यान, लेयरिंग किसी भी पेड़ में कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये कोई पेड़ है, एवरीबॉडी गाइस प्रेशर में लिखे प्लीज कंटिन्यू सुनना। मान लो किसकी आवाज आ रही है, देखो, तो मान लो ये पेड़ कुछ इस तरह से, ठीक है, अब इससे को टहनी जाना है, कोई लंबी सी टहनी है, ठीक है, ऐसी को टहनी। तो ये जो ब्रांच है ना इसकी, मान लो ये ब्रांच बड़ी लंबी लग रही है, मतलब ये बढ़िया ब्रांच है, इसे पकड़ लो, ठीक है। और ये जमीन है, इसको आप क्या कर लो, इसको फ्लो कर लो, इसको खुदाई कर लो जिससे कि थोड़ी ढीली हो जाए, फिर इसे पकड़ो, नीचे तक खींचो और इसको ऐसे करके, इसको टच करके ऐसे और ऐसे बाहर निकाल दो। मतलब इतनी लंबी ब्रांच होनी चाहिए कि पेड़ भले ही मुड़ जाए जैसे मर्जी, पर आपने यहाँ से इसका हिस्सा छील के, कभी जो ब्रांच है उसे छीला है, तने को छीलते हुए देखा है, तो उसे छीलोगे तो हरा हरा निकलेगा, तो हरा हरा जब हो गया मतलब यहाँ पे सॉफ्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, ये सुनो भाई, आपने एक तो पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि रूट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो दे कैन कन्वर्ट इनटू रूट्स। तो यहाँ से हिस्सा छील के पानी वानी खाद वाद डाल के इसको मिट्टी में दबा दो, थोड़ा सा पोर्शन को बाहर रहने दो। तो अब तुम देखो, ये जो मेन पेड़ का न्यूट्रिशन है वो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक यहाँ से इसको मिलता है और ये धीरे धीरे ग्रो करता है। तो आपको इसका भी टेक केयर बराबर करना पड़ता है, खाद देनी है, इसे प्रॉपर फर्टिलाइजर, मैन्योर, सनलाइट, पानी सब इसको देना है जिससे कि ये ग्रो करे, बिकॉज अब इसका जो न्यूट्रिशन है वो इसके लिए भी चाहिए और इसके लिए भी चाहिए। और जब ये धीरे धीरे फुल फ्लेजेड बड़ा हो जाता है तो फिर इसको यहाँ से काट देते हैं, तो अभी अपने आप में इंडिपेंडेंट पेड़, चाहे नहीं भी काटो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बैनियन ट्री, बट बैनियन ट्री डजंट बिलोंग टू लेयरिंग, वो नहीं, स्ट्रॉबेरी होती, वो तो एडवेंटिशियस रूट्स होती, समझ लो। वो रूट्स कैसे होती कि इतनी रूट्स ऊपर से ही निकल रही है और वही जमीन में जाती है, वो फिर एक पेड़ उगा देती है।
यू अंडरस्टैंड? तो बेसिकली दैट इज, इसलिए आप देखो कोलकाता में शायद से एक बहुत बड़ा गार्डन है उसी नाम से, वहां पे एक पूरी बाउंड्री पे बैनियन ट्रीज है और वो ओवर द इयर्स 1000 इयर्स से वो बने हैं कि एक पेड़, फिर उसकी जड़ से दूसरा पेड़, फिर उसकी जड़ से तीसरा पेड़, वो ऐसे बने हुए, समझ रहे हो? तो ये आपका होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करना है, एक टहनी लेनी है, इसे खींच के इसको जमीन के नीचे दबा देना। जब इसको नीचे दबा दोगे इस पोर्शन को थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना, हटा लेना, जिससे कि डेड सेल्स हट जाए और अंदर के जो सॉफ्ट सेल्स है वो नीचे की तरफ आ जाए। एंड देन ये आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब रूट्स उग जाएंगे तो ये अपने आप ग्रो करेगा। तो आप इसको भी खाद वगैरह दो, सारा इसको भी दो। जब तक ये इंडिपेंडेंट प्लांट नहीं बन जाता है तब तक ये क्या कर रहा है, ये इसको अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे पहुंचा रहा है। जब आपको लगता है कि अब ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, आपसे काट दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? दिस इज गोइंग टू बी लेयरिंग। सिर्फ समझ लो, ठीक है, सुन लो, इतनी बात क्लियर होगी सबको? तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, लिख लिया? अब लिखिएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कितनों को पता है, मुझे बताओ? नहीं पता मैम। ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर कितनों को पता है? टिश्यू पता है? टिश्यू कल्चर में क्या होता है? होते हैं, फिर से लिए जाते हैं इसी प्लांट में से, और फिर उसे पेट करके उसमें न्यूट्रिशंस वगैरह दिए जाते हैं, और फिर उसे न्यूट्रिशन से कोई भी प्लांट ग्रो हो जाता है वो लैब में। ठीक है, अब देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, बताओ किसको पता है ग्राफ्टिंग? बताओ बताओ। हम दो अलग स्पीशीज के प्लांट्स लेते हैं और उन्हें मतलब एक टाइप से कट करके साथ में लगाते हैं, तो एक नई स्पीशीज बनाते हैं। नई स्पीशीज, हाँ मैम ये कहते हैं कॉफी के साथ करते हैं, जैसे अरब से कॉफी लाई इंडिया में, उससे यहाँ पे भी ग्रो हो जाए तो वहाँ उनकी रूट्स रखते हैं और ऊपर के हमारे यहाँ का पार्ट अटैच कर देते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट नीचे रहेगा और कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा? पता नहीं मैम। अच्छा मान लो ये पेड़ शायद एक चीज ज्यादा होती है। नहीं, ये देखो देखो मेरी बात सुनो, इट्स वेरी सिंपल। मान लो कोई इंडिजिनस स्पीशी है, कोई इंडिया की स्पीशी है, ठीक है, अब उसको वो यूज टू है इंडिया के एनवायरमेंट के, है ना, गर्मी बरसात उसके वो यूज टू है। तो हम चाहते हैं कि भाई उसकी रूट्स ने पकड़ बना रखी है यहाँ की मिट्टी में, तो उसका हम स्टॉक, जनरली वाइल्ड स्पीशीज होती है जो हमारे देश की, ठीक है, उसको हम रखते हैं। अब जैसे ये बोल रहे कॉफी वाला एग्जांपल ले रहा है, तो ये आप उस वाले पार्ट में अरब वाले को ऊपर रखते होंगे, अपने इंडिया वाले को नीचे रखते होंगे, ठीक है। तो जब भी आप कोई दूसरी ब्रीड या दूसरी स्पीशी इंडिया में लाके मर्ज कर रहे हो, तो आप अपने पेड़ को स्टॉक बनाओगे हमेशा, स्टॉक मतलब नीचे वाला हिस्सा, और जो दूसरे का ला रहे हो, जैसे मान लो ये ऊपर रहेगा, तो ये मान लो था, तो आपने इसमें कट मारा ऐसा, और कट मारने के बाद दूसरे के अंदर की डंडी, मान लो दूसरा पेड़ था, उसकी भी डंडी ऐसे ले लिया आपने, ये मोटी डंडी बाहर, तो दिस इज गोइंग टू फिट इनटू दूसरे की डंडी से फिट करके और ऐसे होगा, समझ रहे हो? और इसको बांध देंगे, इसको यहाँ बांध देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले इसमें वैक्स लगाते हैं। वैक्स लगाने से क्या होता है, पानी का लॉस नहीं होता, ठीक है, और वो थोड़ी सी सूखी भी नहीं है एकदम से कि एकदम सनलाइट पड़ी थी अंदर का सारा पोर्शन ही सूख गया, तो पहले वैक्स लगाते, फिर इसको धागे से या जिससे भी वो बांध के प्रॉपर्ली इसको टाई करें, समझ लो। तो ये इस तरीके से कुछ किया जाता है। तो ये जो पेड़ अब उगेगा, ये मान लो ये था रेड रोज, मान लो, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो ये था येलो रोज, अब आपको पता चलेगा कि ऑरेंज रोज आपको यहाँ पे, ऑरेंज रोज या पिंक रोज जो भी मर्जी, इसीलिए देखो मल्टीपल हमारे पास ब्लू कलर के रोजेस, नेचुरली हमारे पास काला रोज होता है, नेचुरली हमारे पास रेड रोज होता है, नेचुरली हमारे पास येलो रोज होता है, व्हाइट,
अब इन्हीं को आप मर्ज कर लो तो अब देखो आपको पर्पल रोज भी आजकल मिल जाता है ना, आपको पिंक रोज भी मिल रहा है।